हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि आज तक यूनो, नोएल और लक और ये बाकी के लोग सेलेक्ट हो गए थे रॉयल मैजिक नाइट टीम में, जो कि आज से ठीक 5 दिन बाद आई ऑफ द डार्क सन के बेस पर अटैक करेंगे एंड लाइट के साथ लड़ाई करेंगे। फिर आज इधर हम हमारे आस्था भाई को देखते हैं जो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पर यूनो, मिमोसा और क्लॉस आ जाते हैं। आस्था तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिमोसा मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी मसल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। मसल्स तो बढ़ा लोगे आस्था, लेकिन दिमाग कैसे बढ़ाओगे? क्या बोला तुमने? अभी इन सब का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता चला कि हमारे आसपास एक आई ऑफ द डार्क सन का स्पाई है जो हमारे सारे प्लान्स को आई ऑफ द डार्क सन वालों को बता रहा है। क्या? हाँ, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चौकन्ने रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं आस्था की शैडो में एक दूसरी शैडो आके घुस जाती है एंड एक्चुअली में ये वही आई ऑफ द डार्क सन का स्पाई है जिसके बारे में क्लॉस अभी बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं सारे के सारे रॉयल मैजिक नाइट टीम वाले डिनर कर रहे होते हैं एंड हमारे आस्था भाई हमेशा की तरह फुल ठूस रहे होते हैं। लेकिन तभी हैमन बोलता है, मिस पूली आप सबको अपना गाना सुनाना चाहती है? एंड भाई ये पुलिस दुनिया की जियान होती है, इसका गाना इतना ज्यादा तेज और बेसुरा होता है कि ये स्पाई वहाँ से भाग जाता है एंड जाके वर्मिलियन की शैडो में घुस जाता है। ओए नोजेल, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने क्यों रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन करी? ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुमने लाइट से अपने राइवल फुगिलियन का बदला लेने के लिए स्क्वाड को ज्वाइन किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि हम 5 दिन बाद क्यों अटैक करने वाले हैं? किसने कहा कि हम 5 दिन बाद अटैक करने वाले हैं? वो तो मैंने हमारे एनिमे स्पाई को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था ताकि वो आई ऑफ द डार्क सन वालों को बोल दे कि हम उन पे 5 दिन बाद अटैक करने वाले हैं ताकि हम उन पर एक सरप्राइज अटैक कर सकें। वैसे अभी तक तो तुमने तुम्हारा काम कर दिया होगा ना स्पाई? एंड तभी ये स्पाई एकदम शॉक्ड रह जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन नोजेल और वर्मिलियन के रहते ये कहाँ ही भाग सकता था। ध्यान से देखो तुम सारे लोग, यही है वो स्पाई जो हमारी इन्फॉर्मेशन को आई ऑफ द डार्क सन वालों को बता रहा था। लेकिन हमने इसको उल्टा यूज करके आई ऑफ द डार्क सन वालों को यकीन दिला दिया है कि हम उन पे 5 दिन बाद अटैक करेंगे ताकि हम उनके ऊपर अचानक से एक सरप्राइज अटैक कर सके। इसीलिए अच्छे से सो जाओ तुम लोग, हम लोग कल सुबह सूरज निकलने से पहले उनके ऊपर अटैक करेंगे। क्या क्या क्या? आस्था और यूनो तैयार होते हैं एक बहुत ही बड़ी बैटल लड़ने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं ये सारे लोग कॉब के टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से ग्रेविटो सिटी में आई ऑफ द डार्क सन के बेस के पास पहुंच जाते हैं। सायरन मैप बनाओ। एंड तभी सायरन अपने मैजिक से इन आई ऑफ द डार्क सन वालों के पूरे बेस का लेआउट बना देता है। बीचों बीच देखो, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, लाइट जरूर से यहीं पर है। ध्यान से सुनो तुम लोग, हम लोग 4-4 की टीम में बट के इनके ऊपर अलग अलग जगह से अटैक करेंगे। क्या? मैं बस इस मच्छर की टीम में नहीं जाना चाहता। फिर तो तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई और तुम्हारी टीम में नहीं जाना चाहता। क्या बोला तुमने? तुम दोनों मेरी टीम में रहोगे। मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है लेडी कैप्टन। एंड तभी जोरा इसके ऊपर इसका बदबूदार कीड़ा फेंक देता है, लेकिन वर्मिलियन इसके कीड़े को पकड़ के इसी को उल्टा खिला देती है। फिर कैप्टन वर्मिलियन सबको 4-4 की टीम में बांट देती है। कॉब तुम यहीं पे रहना और देखना यहाँ से कोई भाग ना पाए। ओके मैडम। और तुम सब तैयार तो हो ना अटैक करने के लिए? कोई प्लान नहीं है क्या लेडी कैप्टन? है ना, छोड़ना मत किसी को। एंड फिर ये सारे के सारे लोग आई ऑफ द डार्क सन के बेस पर अटैक कर देते हैं जिसमें बहुत सारे आई ऑफ द डार्क सन के सोल्जर्स थे। एंड फिर इधर हम इस आई ऑफ द डार्क सन के सोल्जर को देखते हैं जो एक लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी लक अंदर आ जाता है और इसकी बैंड बजा देता है। फिर इधर हम वर्मिलियन और नोजेल को देखते हैं जो दोनों के दोनों यहाँ पे सिर्फ एक ही काम के लिए आए होते हैं, लाइट से कैप्टन फुगिलियन का बदला लेना। बाप रे, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। एंड फिर इधर हम ब्लैक बुल्स के बेस पे देखते हैं जहाँ पे कैप्टन यामी को कैप्टन विलियम्स लांग्रिस की गलती के लिए माफी मांगने के लिए बुलाते हैं। एक मिनट, इसे मुझसे माफी मांगनी है तो इसे मेरे पास आना चाहिए ना, मुझे क्यों अपने पास बुला रहा है? एंड फिर हम देखते हैं चार्मी भी किसी होटल में खाना खाने के लिए, मैग्मा ट्रेनिंग करने के लिए और वेनेसा फिनरल से मिलने के लिए चले जाते हैं। मेरे बेस का ध्यान देना तुम लोग। एंड फिर इनके बेस में सिर्फ गॉच, ग्रे और गॉर्डन रह जाते हैं। बाप रे, कैसे पागलों के बीच फंस गया हूँ मैं। एक शर्म के मारे कुछ बोलती नहीं और दूसरा इतना धीरे बोलता है कि कुछ सुनाई नहीं देता। एंड तभी ग्रे गॉच की डॉल की तरफ पॉइंट करती है और उससे पूछने लगती है कि ये क्या है? ये मेरी प्यारी छोटी बहन मैरी की डॉल है। एंड तभी गॉर्डन भी अपनी सारी की सारी ब्लैक बुल्स वालों की डॉल दिखाता है एंड ये असल में सबसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये इतना धीरे बोलता है और थोड़ा सा डरावना दिखता है इसीलिए उल्टा ये सबको डरा देता है। ओए तुम, अगर तुम सबसे दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बात करना होगा। अबे थोड़ा तो दम लगा के बोलो। अच्छा ठीक है, रहने दो। तुम सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल करके सबको दिखाओ।
प्यारी बोला था, डरावनी नहीं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं इनके बेस के ऊपर ढेर सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ये क्या? असल में इनके बेस के ऊपर आई ऑफ द डार्क सन के इन तीनों मेंबर डेड, शैली और ऑबिटो ने अटैक कर दिया होता है। क्या यार, रास्ता तो है नहीं, मुझे मजा नहीं आने वाली। शैली, हमारे मिशन को मत भूलो और तुम तबाह कर दो इनके बेस को डेड। लेकिन तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इनके सारे के सारे ज़ॉम्बीज को एक बार में खत्म कर देता है। एंड ये तीनों के तीनों बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि इन लोगों ने इनके बेस पर अटैक कर दिया होता है। तुम लोग तो आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स हो ना, क्यों आए हो यहाँ पर, पिटने के लिए? नहीं, हमें मिशन मिला है तुम्हारे बेस पर अटैक करके यहाँ से एक चीज लेके जाने के लिए। लेकिन तब जब यहाँ पर तुम्हारा कैप्टन ना हो, हम तीनों को हल्के में मत लो दोस्त, मिरर मैजिक। एंड तभी गॉच अपने मिरर मैजिक से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शैली तभी अपने सैलेमेंडर मैजिक का यूज करती है और इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। ओ, तुम तो गॉच हो ना, बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें तुम्हें नहीं मारना है। हाँ, ये क्यों? अच्छा हाँ, याद आया, इसके बॉस ने तो मुझसे भी कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। ओए, जाके अपने बॉस से कह देना, मैं उससे दोस्ती वोस्ती नहीं करने वाला। एंड तो भी हम देखते हैं शैली एक ज़ॉम्बी के ऊपर अपना डार्क आइटम यूज करती है और ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन तभी गॉर्डन अपना पॉइजन फॉक्स मैजिक यूज करता है एंड इसके पास बहुत ही खतरनाक पॉइजन मैजिक होता है जिससे ज़ॉम्बी को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी शैली अपने सैलेमेंडर से इनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके सैलेमेंडर के ऊपर गॉर्डन और फिनरल के मैजिक का तो असर होगा नहीं, तो इसीलिए ग्रे तभी अपना न्यू मैजिक स्पेल यूज करती है जिससे किसी के मैजिक को दूसरे मैजिक में कन्वर्ट कर सकती है। एंड ये अपने मैजिक से शैली के जेल सैलेमेंडर को क्रिस्टल सैलेमेंडर बना देती है जिससे फिर फिनरल आसानी से अपने मैजिक से तोड़ देता है। हाँ, तुम्हारा मैजिक तो कमाल है। प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, लगता है अब मेरी बारी है। एंड तो भी डेड अपना मैजिक यूज करता है एंड एक दूसरे ज़ॉम्बी को समन कर लेता है जिसका नाम साइजर होता है। दिखा दो इन सबको साइजर। एंड साइजर इन लोगों के ऊपर विंड और स्टील फैंग से साथ में अटैक कर देता है। बाप रे, ये ज़ॉम्बी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे और ये दो मैजिक अटैक कैसे यूज कर रहा है? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। मैंने दो बॉडीज को मिला के इसको बनाया है, वो भी किसी नॉर्मल मैजिक नाइट की नहीं बल्कि दो मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स की। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तभी सीजर इन तीनों के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है एंड ये तीनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। जाओ मेरे ज़ॉम्बीज, इस बेस को मिट्टी में मिला दो। एंड ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज और ऑबिटो ब्लैक बुल्स के बेस में घुस जाते हैं एंड पूरे बेस को तबाह करने लगते हैं। एंड इधर हम गॉर्डन और ग्रे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़े होते हैं एंड इनके सामने इनके बेस को तोड़ा जा रहा था। एंड फिर हम गॉर्डन और ग्रे के पास्ट को देखते हैं। ग्रे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शर्मीली थी, इसलिए इसके कभी भी दोस्त नहीं बने। और वहीं गॉर्डन ये बचपन से ही सबसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये ऐसा दिखता था और इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मैजिक होता है, इसलिए इससे कोई बात ही नहीं करता था। एंड ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा लोनली लाइफ जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन इनकी जिंदगी में कैप्टन यामी आते हैं एंड इन दोनों की लाइफ बदल देते हैं। इन दोनों को फाइनली एक फैमिली और एक घर मिल जाता है। इसलिए आज ये दोनों अपने घर को तबाह नहीं होने दे सकते थे एंड ये दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपने घर को बचाने के लिए। एंड ये दोनों के दोनों जोर से चिल्लाते हैं एंड गॉच को पहली बार गॉर्डन की आवाज सुनाई देती है, जाओ साइजर, मार दो इन दोनों को। लेकिन तभी अचानक से इनका बेस पूरा का पूरा हिलने लगता है एंड अपना शेप बदलने लगता है। एंड फिर निकलता है इनके बेस से एक अजीब सा आदमी जिसके बहुत ही बड़े बड़े बाल थे। ओए, कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम है। अबे कितना धीरे बोलता है ये, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, साइजर। एंड साइजर इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये आदमी अपने कमरे को साइड करके इसके अटैक से बच जाता है। अबे ये तुमने कैसे किया, कौन हो तुम? हाँ, मेरा नाम है। अबे थोड़ा तो जल्दी बोल ले, सीधे सीधे नाम बोलना अपना। एंड तभी इसके बालों से चिड़िया निकल आती हैं। कैसा आदमी है ये? एंड तभी गॉच को याद आता है कि चार्मी और वेनेसा ने कई बार किसी को हमारे बेस में घूमते हुए देखा था। एंड तभी हम देखते हैं साइजर इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये आदमी अपना मैजिक यूज करता है और इनके बेस के कुछ कमरों को मिला के एक पंच बना देता है एंड साइजर के अटैक को रोक देता है। बाप रे, ये कैसा मैजिक है इसके पास, ये तो पूरा का पूरा बेस कंट्रोल कर सकता है। एक मिनट, कहीं यही तो नहीं जो हमारे बेस के लेआउट को हमेशा बदलता रहता है? एंड तभी ये इन तीनों को इनके नाम से बुलाता है एंड ये तीनों के तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर तुम हमें कैसे जानते हो? एंड फिर ये सबको अपनी स्टोरी बताता है। एंड असल में बहुत सालों पहले इसके ऊपर एक कर्स आ गया था। इसके अंदर की मैजिकल पावर अपने आप खत्म
हो रही थी एंड ये धीरे धीरे मर रहा था एंड इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था एंड जिंदा रहने के लिए इसको दूसरों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत थी। लेकिन कोई भी इसके पास आना ही नहीं चाहता था क्योंकि इसकी बॉडी लोगों से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करती थी एंड इसीलिए इसके मम्मी पापा तक इसे इसकी बीमारी की वजह से छोड़कर चले गए थे एंड ये इस कैसल में अकेले लेटकर बस मरने का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से कैप्टन यामी इसके पास आ जाते हैं। ओए, मुझे कई लोगों ने मना किया कि मैं इस कैसल में ना हूँ क्योंकि कोई बीमार बच्चा मेरी सारी की सारी मैजिकल पावर को चूस लेगा। हाँ, सही कहा था उन्होंने। तो तुम ही हो जिसको जिंदा रहने के लिए दूसरों की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। पागल हो क्या? तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, मैं अभी अभी एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन बना और मैं हमारी स्क्वाड के लिए एक नया बेस ढूंढ रहा हूँ। तुम अगर मुझे और मेरी स्क्वाड को यहाँ तुम्हारे घर में रहने की परमिशन दो तो तुम हम लोगों से थोड़ा थोड़ा मैजिक ले सकते हो। सच में? एंड इसी तरह से यामी सर को ये अपना ये वाला बेस मिला था जिसमें ये सारे के सारे लोग मजे से रहते हैं। ये आदमी थोड़ा थोड़ा मैजिक इन सब से एब्जॉर्ब करता रहता है और जिंदा रहता है, लेकिन ये ज्यादा किसी के पास नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इसीलिए ये सबसे छुप के रहता है। बहुत अच्छे, ये लो, आज से तुम भी मेरी स्क्वाड के मेंबर हो। एंड ये आदमी ब्लैक बुल स्क्वाड का पहला मेंबर था एंड इन सबको ये पता ही नहीं था। तुम सब भले ही मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम सब की वजह से ही जिंदा हूँ। तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो और मेरा नाम है हेनरी। साइजर, तबाह कर दो इसको और इसके घर को। एंड इधर हम ओबिटो को देखते हैं जो नेरो के घोंसले के पास आ जाता है जहाँ पर ये मैजिक स्टोन रखा हुआ था, जो कि तुम्हें याद होगा हमारे पार्ट 3 में जब आस्था भाई ने आइस को हराया था तब नेरो ने इस मैजिक स्टोन को उठा लिया था एंड असल में ये तीनों यहाँ इसी मैजिक स्टोन को ही लेने आए थे। एंड फिर इधर हम देखते हैं हेनरी ने अपने मैजिक से इस पूरे के पूरे ब्लैक बुल बेस को एक ट्रांसफॉर्मर बना दिया होता है। भाई, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है कि इतने बड़े बेस को हिला पा रहा है? ये तुम लोगों की ही मैजिकल पावर है जो मैं इतने टाइम से कलेक्ट कर रहा था और अब मैं अपनी सारी मैजिकल पावर यूज करूंगा ताकि तुम लोगों को कोई हाथ भी ना लगा पाए। एंड हेनरी अपनी ब्लैक बुल्स की रोब भी पहन लेता है एंड तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। साइजर, अटैक करो! लेकिन हेनरी अपने एक ही पंच से साइजर की बैंड बजा देता है। ये क्या? एंड भाई, ये हेनरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड तभी शैली एक बहुत ही रेयर डार्क मैजिक आइटम का यूज करती है एंड कुछ ही मिनट के लिए सही, लेकिन इसके पास हद से ज्यादा मैजिकल पावर आ जाती है एंड ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक सेलेमेंडर बना देती है एंड हेनरी और इसके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी ये एक और रेयर डार्क आइटम का यूज करती है एंड इसके सेलेमेंडर को एक स्लाइम बना देती है जिसमें हेनरी पूरी की पूरी तरह से फंस जाता है। ग्रे, फिर से अपने मैजिक कन्वर्सन यूज करो। लेकिन मेरे पास इतना मैजिक नहीं है। एंड तभी गॉच अपना डेडली क्लोन मिरर मैजिक यूज करता है और ग्रे के ढेर सारे क्लोन्स बना देता है जिससे इसने आस्था के बनाए थे एंड ये सारे के सारे ग्रे के क्लोन्स अपना मैजिक कन्वर्सन यूज करते हैं एंड इतने बड़े जेल सेलेमेंडर को प्लांट सेलेमेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं। गॉर्डन! एंड तभी गॉर्डन अपना खतरनाक पॉइजन मैजिक यूज करता है एंड इसके पूरे के पूरे सेलेमेंडर को सड़ा देता है। साइजर, क्या कर रहे हो तुम? एंड साइजर फिर से लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हेनरी अपना ड्रिल पंच का यूज करता है एंड साइजर को पूरी तरह से तबाह कर देता है एंड ये तीनों इन दोनों को मिलकर हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओबिटो आ जाता है। चलो, हमारा काम पूरा हो गया। पागल हो क्या? हमने अभी इन दोनों को मारा नहीं है। चुप रहो, पिछली बार वाली गलती मत करो और चलो चुपचाप। एंड ये लोग उस मैजिक स्टोन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। ये हम जीत गए। हाँ, वो तो ठीक है। ओए हेनरी, इस बेस को वापस नॉर्मल कर दो। नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैजिक खत्म हो गया। अरे यार, अब यामी सर हमें छोड़ेंगे नहीं। एंड फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं जो कैप्टन विलियम्स के बेस पे कैप्टन विलियम्स का इंतजार कर रहे थे। एंड फिर इधर हम लाइट को देखते हैं जो अपने इस टैबलेट के पास खड़ा होता है एंड तभी ये तीनों वो मैजिक स्टोन लेके वहाँ आ जाते हैं। बहुत अच्छे ओबिटो, डेड, शैली। एंड फिर लाइट इस मैजिक स्टोन को भी अपने टैबलेट में लगा देता है एंड जैसे ये इसमें लगाता है ये मॉन्स्टर का बड़ा वाला स्कल जो आस्था के विलेज में था ये ग्लो करने लगता है। एंड भाई, यामी सर और वेनेसा सबको कुछ बहुत ही बुरा होने का एहसास होता है। अब सिर्फ 2 और मैजिक स्टोन रह गए हैं, फिर हमारा सपना पूरा हो जाएगा। चिंता मत करिए लीडर, हम उन दोनों मैजिक स्टोन्स को भी लाके आपको पक्का देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। नहीं, तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है और वैसे भी वो बाकी के 2 मैजिक स्टोन्स उस विजर्ड किंग के पास है जिन्हें मेरे अलावा कोई और नहीं ले सकता। एंड भाई, अब सिर्फ 2 और मैजिक स्टोन रह गए होते हैं, फिर ये टैबलेट पूरा हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा क्या। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, ये सारे के सारे लोग लाइट के पूरे बेस को तबाह कर रहे होते हैं। नोजेल सिल्वर अकेले सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बस लाइट को ढूंढ रहा होता है। कॉब ने इस पूरे के पूरे बेस को अपने मैजिक से कवर कर दिया होता
होता है ताकि ना तो कोई बाहर जा पाए ना ही कोई अंदर आ पाए। यूनो की टीम भी सबको हराते हुए आगे बढ़ रही होती है एंड यूनो को भी किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के आसपास होने का एहसास होता है। नोएल, किर्च और लक भी सबको हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड लक को तो भाई फुल मजे आ रहे होते हैं। एंड फिर इधर हम आस्था और जोरा को देखते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि कैप्टन वर्मिलियन अकेले ही सबको बजा दे रही होती है। हम भी लड़ना चाहते हैं कैप्टन वर्मिलियन। अबे मैं दो कैसे बन गया? तुम क्लोन मैजिक भी यूज कर सकते हो क्या? नहीं, मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। हाँ, तुम दोनों के पास ही बिल्कुल मैजिक नहीं है। आखिर कैसे पता चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन? मैं असली हूँ। अबे मेरी कॉपी क्यों कर रहा है? तू मेरी कॉपी कर रहा है। अच्छा 2+2 बता। 32। इसे कैसे पता? लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन अपना फायर अटैक इन दोनों के ऊपर यूज कर देती है जिसे असली आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से काट देता है। मुझे मारना चाहती है क्या? मैं जिस आस्था को लाई थी वो इतना वीक नहीं था कि वो मेरी इन फ्लेम से मारा जाए। इसका मतलब है कि तुम असली हो। बाप रे, तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो यार। एंड फिर हम राया को देखते हैं, आई ऑफ द डार्क सन के द थर्ड आई के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को, जो लोगों की ग्रिम वॉर को टच करके कभी भी उनके मैजिक को यूज कर सकता है। हाँ, तो तुम हो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा है, मैं वैसे भी थोड़ा बोर हो रही थी। कैप्टन वर्मिलियन, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही कहा तुमने बच्चे। एंड तभी ये कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को यूज करने वाला होता है। अगर तुम एक इंसान न होती तो मैं जरूर से तुम्हें डेट पे लेके जाता। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड राया वर्मिलियन के ऊपर यामी सर के डार्क स्लैश को यूज कर देता है, लेकिन वर्मिलियन अपने फायर पंच से यामी सर के डार्क स्लैश को रोक देती है। ये क्या? जब वो गधा मुझे आज तक नहीं हरा पाया तो तुम उसके अटैक को कॉपी करके मुझे कहां से हरा पाओगे? बाप रे, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो यार। अब तो तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ गई। अच्छा रुको, मेरा घूसा तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद आएगा। हो सकता है, लेकिन घूसा मारने के लिए तुम्हें मेरे भाई कैप्टन वर्मिलियन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि राया को वो भी नहीं उसके पास आते वक्त। फ्लेम मैजिक, गैल्डियस ब्रैक्यूम। एंड वर्मिलियन एक ही पंच में राया को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड जोरा और आस्था समझ जाते हैं कि भाई ये औरत कोई नॉर्मल मैजिक नाइट नहीं है, ये कैप्टन यामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट हीलिंग मैजिक। एंड तभी राया अपने आप को लाइट हीलिंग मैजिक का यूज कर खुद को हील करता है। शायद अब मुझे भी थोड़ा मजा आने वाली है। मजा नहीं, सजा मिलने वाली है बे। एंड तभी वर्मिलियन आस्था को पीछे फेंक देती है। तुम दोनों वहाँ पीछे ही रहना, ये मेरा शिकार है। वो तो अभी पता चल जाएगा कौन किसका शिकार है। लाइट मैजिक, लाइट एरोस। एंड राया वर्मिलियन के ऊपर लाइट के सुपर फास्ट लाइट एरो से अटैक करता है, लेकिन वर्मिलियन आसानी से इसके सारे अटैक्स को रोक रही होती है। बाप रे, ये तो यामी सर से भी ज्यादा फास्ट है। इतनी ताकत है क्या तुम में? अगला अटैक। कौन है ये औरत? एंड तो भी वर्मिलियन इसके सामने से गायब हो जाती है एंड राया को अपने फायर पंच से मारने वाली होती है, जिससे राया ऑस्कर का इनविजिबल मैजिक यूज कर बचता है। वाटर मैजिक, वाटर स्नेक, फायर पंच। अगला अटैक, लाइटनिंग मैजिक, थंडर लाइट, फायर पंच। अगला अटैक। ये क्या, लाइटनिंग और वाटर अटैक दोनों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे? ठीक है, फायर सैलेमेंडर मैजिक, ड्रैगन रेज, फ्लेम मैजिक, फायर रेज। अगला अटैक, विंड मैजिक, विंड टॉर्नेडो, फायर पंच। अगला अटैक। बाप रे, कितने मैजिक यूज कर सकता है ये, जितने भी आज तक इसने कॉपी किए हैं। लेकिन ये एक बार में सिर्फ एक ही मैजिक अटैक यूज कर सकता है। हाँ, इस औरत पे तो मेरे किसी मैजिक का असर ही नहीं हो रहा, ऊपर से इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? ठीक है, ये लो फिर आइस मैजिक, आइसबर्ग, गैल्डियस ब्रैक्यूम। अगला अटैक। एंड आस्था और जोरा सब एकदम शॉक रह जाते हैं भाई, क्योंकि वर्मिलियन का फायर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कोई भी अटैक इसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा होता। इस औरत ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। ठीक है, एंटी मैजिक स्वॉर्ड। एंड तभी राया आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करता है, क्योंकि इसने आस्था की भी ग्रिम वॉर को टच कर लिया था। लेकिन वर्मिलियन बिना डरे इसके एंटी मैजिक स्वॉर्ड पे फायर पंच मार देती है एंड इसके एंटी मैजिक स्वॉर्ड को तोड़ देती है। एंड क्योंकि असल में आस्था का मैजिक कोई नॉर्मल मैजिक तो है नहीं, वो मैजिक आस्था के अंदर के डीमन की वजह से आ रहा है, इसलिए राया आस्था के एंटी मैजिक को कॉपी नहीं कर पाता। अब मेरी बारी, माना जोन। एंड माना जोन एक ऐसी मैजिक अटैक होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें यूजर अपना मैजिक यूज करके अपनी खुद की एक मैजिक की टेरिटरी बना देता है एंड जो भी अपोनेंट उसमें फंस गया उस पे वो कहीं से कोई भी अपना अटैक यूज कर सकता है एंड यूनो भी माना जोन को यूज कर सकता है। एंड ये असल में एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का मैजिक अटैक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यूज कर सकते हैं। एंड कैप्टन वर्मिलियन राया
को अपने माना जोन में फंसा देती है एंड भाई वर्मिलियन चारों तरफ से अपने कैल्डियस ब्रैकियम अटैक से राया के ऊपर अटैक करने लगती है एंड ये आई ऑफ द डार्क सन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड आई मेंबर राया को एक तरफा हरा रही होती है भाई, मतलब समझ रही है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर इधर हम हमारे कैप्टन यामी को देखते हैं जो पक गए होते हैं कैप्टन विलियम्स का इंतजार करते करते। यामी सर थोड़ी और चाय पियेंगे? पागल हो क्या, मैं तब से 10 कप चाय पी चुका हूँ। आखिर कहाँ है वेंजेंस? वो मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं यामी सर, आप जानते हैं हमारे कैप्टन विलियम्स ऐसा नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर और वेट करिए, वो आते ही होंगे। हाँ ठीक है, जल्दी बुलाओ उसे। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं जो अपने कैसल के टॉप पर चढ़ के अपने पूरे किंगडम को देख रहे होते हैं। मुझे यकीन है मेरे रॉयल मैजिक नाइट जरूर से इस बैटल को जीतेंगे। एंड तभी हम देखते हैं कोई विज़र्ड किंग के पास आ रहा होता है। काफी देर लगा दी तुमने विलियम्स, कहाँ थे तुम? विज़र्ड किंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ विलियम्स बोलो। मैं आपके एहसान को कभी अपने ऊपर से नहीं उतार सकता। मेरे इस कर्ज की वजह से मुझसे हर कोई नफरत करता था, लेकिन आपने मुझे एक्सेप्ट किया, आपने मुझे मेरी पहचान दी और आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे आखिर बात क्या है विलियम्स, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो तुम मेरी? लॉर्ड जूलियस, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इस दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जिसकी मैं आपकी जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक इंसान जो मेरे अंदर है ये मेरे लिए आपके जितना ही जरूरी है। ये मेरा दोस्त जो मेरे अंदर है ये मेरे साथ आपके मिलने से भी पहले से मेरे साथ था, और क्योंकि आप दोनों ही मेरे लिए एक बराबर हैं, इसीलिए मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा। एंड ये सुन के विज़र्ड किंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए मैं डिसीजन आप दोनों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा विज़र्ड किंग। एंड तभी विलियम्स के ऊपर से उसका स्कार गायब होने लगता है एंड विज़र्ड किंग एकदम शॉक रह जाते हैं क्योंकि इनके सामने खड़ा होता है आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट। मतलब विलियम्स ही वो ट्रेटर था जिसको विज़र्ड किंग इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। ओह, तो तुम दोनों एक ही थे, शायद इसीलिए फुगिलियन तुमसे ढंग से लड़ नहीं पाया और यामी को भी तुम पर शक था। आखिर किसने सोचा था कि एक ही बॉडी में दो दो आत्माएं रह सकती हैं? एंड असल में कैप्टन विलियम्स की बॉडी में लाइट की भी सोल रहती है, मतलब दो दो आत्माएं एक ही शरीर में। विज़र्ड किंग जूलियस, तुम जानते हो ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम वो मैजिक स्टोन्स लेने आए हो जिनको अगर तुमने उस टैबलेट में लगा दिया तो तुम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे और सारे इंसानों को खत्म कर दोगे। सही कहा विलियम्स, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। तुम चाहते तो मुझे कब का धोखा दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने आखिर तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम अपने दोस्त को भी धोखा नहीं देना चाहते थे और इसीलिए तुमने ये डिसीजन लिया। यही प्रूफ करता है कि तुम कितने ज्यादा काइंड हो विलियम्स। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। तुम भी एक अच्छे इंसान हो विज़र्ड किंग, लेकिन तुम्हें हमारे सपने के लिए मरना होगा। लाइट मैजिक, लाइट एरोस, माना जोन, क्रोनोस्टैटिस एंड विज़र्ड किंग आसानी से इसके सारे लाइट एरोस को रोक रहे होते हैं। मैं इसके मैजिक के बारे में जानता हूँ। इस आदमी के पास टाइम मैजिक है जिससे ये टाइम की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तब जब कोई इसकी टाइम बॉल के अंदर हो, ये खुद के टाइम को हद से ज्यादा फास्ट करके मेरे बराबर स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। और अगर मैं इसके टाइम बॉल में फंस गया तो या तो ये मेरा टाइम फ्रीज करके मुझे फंसा देगा या फिर मेरे टाइम को हद से ज्यादा फास्ट करके मुझे खत्म कर देगा। मैंने अगर एक भी छोटी सी गलती की तो मेरी हार पक्की है, लेकिन आज मैं नहीं हार सकता। लाइट मैजिक, लाइट विप एंड लाइट विज़र्ड किंग के ऊपर अपने सुपर फास्ट लाइट विप और लाइट एरोस से साथ में अटैक करने लगता है, जो किसी को दिखते तक नहीं आते वक्त, लेकिन सामने तो विज़र्ड किंग है, वो आसानी से इसके सारे अटैक्स को बस डॉज कर रहे होते हैं। एंड तभी विज़र्ड किंग लाइट के ऊपर अपने टाइम बॉम्ब्स का यूज करते हैं जिससे लाइट किसी तरह बचता है। आखिर ये मेरे सारे अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर रहा है? ओह, अब मैं समझा। तो ये आदमी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन फ्यूचर में देख सकता है। मतलब समझ रहे हो, विज़र्ड किंग अपने मैजिक से बहुत कम टाइम के लिए सही लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं और किसी भी अटैक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब कहां से आएगा और कितनी तेज आएगा। तो ये बात है, माना कि तुम फ्यूचर में देख सकते हो लेकिन तुम इतना तेज रिएक्ट नहीं कर सकते। एंड तभी लाइट विज़र्ड किंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और लाइट की स्पीड से विज़र्ड किंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड विज़र्ड किंग को इंजर्ड कर देता है। काफी टाइम बाद तुमने अपना खून देखा होगा, है ना विज़र्ड किंग? सही कहा। मैं भले ही फ्यूचर में देख सकता हूँ लेकिन मैं हूँ तो एक इंसान ही, थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे रिएक्ट करने में लगता ही है। एंड ये सही बात है, विज़र्ड किंग भले ही फ्यूचर में देख सकते हैं लेकिन भाई अभी इनसे लाइट लड़ रहा है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो मुझे सही लगा था, तुम्हारी स्पीड मेरे बराबर है। एंड तभी विज़र्ड किंग अपने टाइम रिवर्स मैजिक का यूज करते हैं एंड अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं। हाँ, तो ये टाइम को रिवर्स
भी कर सकता है? आखिर इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक एक इंसान के पास कैसे है? कोई बात नहीं, तुम आखिर में हो तो एक इंसान ही ना। एंड तभी लाइट फिर से विज़र्ड किंग के ऊपर अटैक करने लगता है एंड इन लोगों की फाइट इतनी ज्यादा भयानक हो रही होती है कि पूरा का पूरा कैसल हिल रहा होता है। एंड अब विज़र्ड किंग अपनी फाइट में थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ये क्या, ये अचानक से इतना फास्ट कैसे हो गया? लेकिन तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो। लेकिन तभी विज़र्ड किंग अपने टाइम मैजिक से लाइट की स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। मैं आज तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। एंड इधर हम मार्क्स और कुछ और मैजिक नाइट्स को देखते हैं जिनको विज़र्ड किंग को लाइट दिख ही नहीं रहे होते क्योंकि ये लोग इतनी ज्यादा स्पीड में लड़ रहे होते हैं। एंड इन लोगों को केवल चिंगारियां दिख रही होती है भाई जब ये दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं। एंड भले ही लाइट विज़र्ड किंग के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा होता, लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा फास्ट है इसीलिए विज़र्ड किंग के किसी टाइम बॉल में भी नहीं फंस रहा होता, जिसमें अगर ये एक बार फंस गया तो इसका खेल खत्म। एंड मैं सच बताऊं तो अगर विज़र्ड किंग चाहते तो वो इसे आसानी से एक बार में मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर विलियम्स भी है इसीलिए विज़र्ड किंग ना चाहते हुए भी लाइट को जिंदा पकड़ना चाहते थे। एंड तभी मार्क्स सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स के पास मैसेज भेज देता है कि सारे लोग अलर्ट हो जाओ, आई ऑफ द डार्क सन वाले कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। और यहाँ रॉयल कैपिटल में इस समय विज़र्ड किंग आई ऑफ द डार्क सन के लीडर लाइट से लड़ रहे हैं, जिसको सुनते ही कैप्टन यामी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, तुरंत ही रॉयल कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं। कहीं मेरा शक सही तो नहीं हो गया, कहीं विलियम्स ही लाइट तो नहीं। एंड असल में इसीलिए कैप्टन यामी को विलियम्स ने रॉयल कैपिटल से इतना दूर बुलाया होता है क्योंकि ये जानता था कि ये कैप्टन यामी और विज़र्ड किंग को साथ में कभी नहीं हरा सकता। एंड फिर इधर हम देखते हैं भाई इन लोगों की क्या ही फाइट हो रही होती है। मतलब तुम एक तरह से कह सकते हो इस समय दो गॉड्स आपस में लड़ रहे होते हैं। आखिर इतना फास्ट कैसे है ये? एंड तभी विज़र्ड किंग टेलीपोर्ट होकर इसके पीछे आ जाते हैं। ये क्या, ये टेलीपोर्ट मैजिक भी यूज कर सकता है? एंड लाइट भी अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करता है एंड एक माइक्रो सेकंड से बचता है, वरना अभी इसका खेल खत्म था। एंड भाई लाइट विज़र्ड किंग की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह गया होता है। आखिर कैसे एक इंसान मुझे कैसे टक्कर दे रहा है? आखिर कौन है ये आदमी? और एक मिनट, इसकी ग्रिमवॉर कहाँ है? ओह, तो तुम मेरी ग्रिमवॉर के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, इसने फिर से फ्यूचर देखा। वहाँ ऊपर देखो। एंड तो भी लाइट विज़र्ड किंग की ग्रिमवॉर को देखता है एंड भाई इसकी फट जाती है। विज़र्ड किंग की ग्रिमवॉर एक बिल्डिंग से भी बड़ी होती है जिसमें कोई कवर ही नहीं होता। एंड विज़र्ड किंग की ग्रिमवॉर को देख के लाइट की बोलती बंद हो जाती है। तुम मुझे नहीं हरा सकते लाइट। ये आदमी, क्या मैं सच में इससे नहीं जीत सकता? एक मिनट, अब मैं समझा। मैं उस टैबलेट की मदद से दोबारा से अपने परिवार को जिंदा करना चाहता हूँ, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। शायद इसीलिए ईश्वर ने इसे बनाया ही मुझे रोकने के लिए है। लेकिन हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है। एंड तो भी लाइट आसमान के बीचों बीच उड़ के पहुंच जाता है एंड अपनी सील को हटाकर अपनी पूरी मैजिकल पावर को अनलीश कर देता है। एंड भाई ये पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के ऊपर अपनी लाइट एरोस की चादर बिछा देता है। बाप रे, कहीं ये। एंड सारे के सारे क्लोवर किंगडम के लोग बहुत डर जाते हैं एंड हम आस्था की फैमिली को भी देखते हैं जो सब बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन तभी सिस्टर लिली कहती है, चिंता मत करो, विज़र्ड किंग के रहते हम लोगों को कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, जूलियस और यामी सर भी फुल स्पीड में रॉयल कैपिटल की तरफ आ रहे होते हैं। अब तुम क्या करोगे विज़र्ड किंग? कैसे बचाओगे अपने क्लोवर किंगडम को? लाइट मैजिक, लाइट ऑफ हेल। एंड भाई ये पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के लोगों के ऊपर अपनी लाइट एरोस की बौछार कर देता है, जिससे ये सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं, जिनको अचानक से उनका पास्ट याद आ जाता है। जब मैं मैजिक नाइट बना था तब मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग इतने ज्यादा वीक। आखिर क्यों हम रॉयल्स के पास इतना ज्यादा मैजिक होता है वहीं कॉमनर्स के पास इतना कम? आखिर क्यों भगवान ने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? बाकी रॉयल्स की तरह सिर्फ अपनी पावर से अपना फायदा करने के लिए? मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता था। फिर एक दिन मैं ज़ारा से मिला। ओए, छोड़ दो उस आदमी को। अच्छा, नहीं छोड़ूंगा तो तुम मेरा क्या कर लोगे मैजिक नाइट? तुम शायद जानते नहीं हो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ बेटा, भाग लो यहाँ से। अच्छा, फिर इस अटैक को रोक के दिखाओ। एंड तभी ज़ोरा के पापा अपनी ट्रैप स्पेल से इसके अटैक को वापस उल्टा इसी के ऊपर भेज देते हैं एंड इसे हरा देते हैं। तुम लोग चिंता मत करना, मेरे रहते तुम लोगों को कभी कुछ भी नहीं होगा। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो फिर भी बिना अपनी जान की चिंता किए लोगों को बचाने के लिए कूद जाता था। वाह यार, तुम्हारा टाइम मैजिक तो कमाल है जूलियस। लाओ मैं तुम्हें भी हील कर दूं। नहीं नहीं, ये चोटें मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे किसी और को चोट नहीं लगने देना है। ज़ारा से अच्छा मैजिक नाइट मैंने आज तक नहीं देखा था और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर एक दिन वो मारा गया और मुझे पता चला कि उसे उसके खुद के टीममेट्स ने जलन के मारे मारा था, क्योंकि वो एक कॉमनर था। फिर उसी दिन मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया था। मैं समझ गया था कि भगवान ने मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया है। बाकियों की तरह अपना फायदा करने के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया को बदलने के लिए, कॉमनर्स और रॉयल्स के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए, और सबसे जरूरी अपने से वीक लोगों को बचाने के लिए। और इसीलिए तो मैं बना था
द विज़र्ड किंग। एंड तभी विज़र्ड किंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज करते हैं एंड पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम को अपने माना जोन में घेर लेते हैं। एंड भाई अपनी मैजिकल पावर का यूज करके विज़र्ड किंग पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम के टाइम को ही रिवर्स कर देते हैं। मतलब समझ रहे हो विज़र्ड किंग ने अभी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल यूज करी है, मतलब पूरे के पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया। एंड इस तरह विज़र्ड किंग पूरे क्लोवर किंगडम के सारे लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन इस स्पेल की एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कि इस स्पेल को यूज करते वक्त विज़र्ड किंग ना तो हिल सकते थे और ना ही कोई और मैजिक स्पेल यूज कर सकते थे। इसीलिए जैसे ही विज़र्ड किंग ने अपनी स्पेल को एक्टिवेट करा था उसी समय लाइट ने अपनी तलवार को विज़र्ड किंग के सीने में घुसेड़ दिया था। एंड तभी हम देखते हैं यामी सर भी वहाँ पर आ जाते हैं और एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तुम्हारी सिर्फ एक ही कमजोरी थी विज़र्ड किंग, तुम्हारे लोग। एंड विज़र्ड किंग वहीं पर अधमरे होकर गिर जाते हैं एंड ये दोनों मैजिक स्टोन लाइट को मिल जाते हैं। वांजेंस मेरे अंदर सो रहा है यामिसु के हीरो। एंड तभी हम देखते हैं लाइट की सिर्फ एक आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अच्छा नहीं, शायद वो सब कुछ देख रहा था। एंड तभी ओबिटो वहाँ पर आ जाता है एंड लाइट ओबिटो के साथ वहाँ से भागने लगता है क्योंकि लाइट ने भी अपनी पूरी मैजिकल पावर यूज कर दी थी, लेकिन यामी सर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश। लेकिन लाइट वहाँ से यामी सर से ओबिटो के साथ बचकर भाग जाता है एंड यामी सर के सामने पड़े होते हैं हमारे विज़र्ड किंग, जिनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। यामी, तुम्हारा डायमेंशन स्लैश तो कमाल था, अभी उन सब बातों का टाइम नहीं है जूलियस, बस थोड़ी देर और हिम्मत करो। मुझे माफ करना यामी, मैं लाइट को हरा नहीं पाया। एंड यामी सर भी ये जान गए होते हैं लेकिन वो इस चीज को मान नहीं रहे होते कि विज़र्ड किंग अब नहीं बचेंगे। यामी सर को विज़र्ड किंग के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं। जूलियस प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं खुश हूँ यामी। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में वो सब अचीव कर लिया जो मैं करना चाहता था। मैं विज़र्ड किंग बना, मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे कई और कमाल के मैजिक नाइट से मिला और मैंने उनका मैजिक देखा। और सबसे जरूरी, मैंने भले ही थोड़ा बहुत सही लेकिन कॉमनर्स और रॉयल्स के बीच की दूरियों को कम किया। और मुझे यकीन है यामी, हमारे बाद जो अगली जनरेशन आएगी वहाँ रॉयल्स और कॉमनर्स के बीच कोई फर्क नहीं होगा। सारे लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी इस किंगडम में रहेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन ने राया की बैंड बजा दी होती है एंड ये समझ गया होता है कि भाई ये कैप्टन वर्मिलियन को नहीं हरा सकता, इसीलिए ये भी मरने से पहले वेटो और फाना की तरह अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है ताकि इसके ब्लास्ट से ये अपने साथ साथ आस्ता, जोरा, कैप्टन वर्मिलियन और बहुत सारे रॉयल मैजिक नाइट्स को मार दे। लेकिन इससे पहले कि ये फटता, आस्ता अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से इसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैजिक स्पेल को खत्म कर देता है एंड एक जोर का पंच राया को मार कर नीचे गिरा देता है। आखिर तुम लोग की दिक्कत क्या है? जब देखो तब पटाखे की तरह फटते रहते हो। मैं जानता हूँ तुम आए ऑफ द डार्क सन वाले हम इंसानों से बदला लेना चाहते हो, लेकिन कम से कम बताओ तो क्यों? हम लोग आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते क्या? लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन आस्था को पीछे से पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को मुझसे छीनने की? और क्या तुम भूल गए हो इन लोगों ने हमारे क्लोवर किंगडम के मासूम लोगों को मारा था और मेरे भाई को अधमरा कर दिया था। आखिर कैसे हम इनसे बदला ना लें? लेकिन बदला लेने से मरे हुए लोग वापस थोड़ी आ जाएंगे, ना तो कैप्टन फुगिलियन तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। एंड इस बात को सुन के वर्मिलियन, राय और जोरा सबके सब चुप हो जाते हैं। इन लोगों ने भी अपने बदले के लिए हमारे ऊपर अटैक किया था, अब हम इनसे बदला लेंगे तो ये फिर से हमसे बदला लेंगे। ऐसे हमारी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। हमें इस नफरत को खत्म करना होगा ताकि कोई किसी के ऊपर अब अटैक ना करे और सारे लोग एक साथ मिलके रहे। ये लड़का, ये मेरा सपना है। मैं विज़र्ड किंग बनके एक ऐसा किंगडम बनाना चाहता हूँ जहाँ पर रॉयल्स और कॉमनर्स के बीच कोई फर्क ना हो, सारे लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी इस किंगडम में रहें। एंड आस्था ने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले होते हैं जो विज़र्ड किंग ने बोला था। एंड आस्था की बात को सुनकर राया की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि यही चीज द फर्स्ट विज़र्ड किंग और आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट भी चाहते थे। एंड आस्था की बात को सुनकर कैप्टन वर्मिलियन भी स्माइल करने लगती है। एंड फिर इधर हम हमारे विज़र्ड किंग को देखते हैं। मुझे यकीन है यामी, हमारी अगली जनरेशन मेरा सपना पूरा करेगी, इसीलिए यामी मुझसे वादा करो कि तुम हमारे किंगडम को कुछ नहीं होने दोगे। एंड यामी सर की आंखों में नमी आ जाती है। हाँ, तुम चिंता मत करो जूलियस, मेरे रहते मैं हमारे किंगडम को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसको सुन के विज़र्ड किंग एक लास्ट बार स्माइल करते हैं एंड फिर वहीं पर खत्म हो जाते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं लाइट ने इस टैबलेट पर एक और स्टोन लगा दिया होता है। फाइनली अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा ना बॉस? हम सारे लोग अपने ट्रू फॉर्म्स में अवेकन हो जाएंगे और हम लोगों के पास हद से ज्यादा मैजिक हो जाएगा। हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमें कोई हरा ही नहीं पाएगा। फिर तो मैं किसी पूरे शहर पे कब्जा कर लूंगा, मैं आराम से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगी। फाइनली हमारा सपना पूरा होने वाला है ना मास्टर लाइट? लेकिन तभी लाइट बोलता है, किसने कहा हमारा सपना पूरा होने वाला है? हाँ?
एंड ये तीनों के तीनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तुम इंसान कितने बदसूरत, लालची और मतलबी होते हो। इंसान होके ही आपस में भेदभाव करते हो, एक दूसरे को धोखा देते हो और आपस में ही एक दूसरे को मारते हो। ये क्या बोल रहे हो बॉस आप? अब तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं। एंड तो भी लाइट उस आखिरी स्टोन को भी इस टैबलेट पे लगा देता है। एंड जैसे ही लाइट स्टोन को इस टैबलेट पे लगाता है, आस्था के विलेज के पास जो ये मॉन्स्टर का स्कल था, ये इतनी तेज चमकने लगता है कि पूछो मत। पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम में रोशनी फैल जाती है, मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। इन सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। एंड राया को एहसास हो जाता है कि लाइट ने अपना काम पूरा कर दिया। एंड भाई अब हम इधर देखते हैं, यूनो, मिमोसा, क्लॉस और हैमन इस बेस के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा मैजिकल पावर आ रही होती है। एंड भाई इस हॉल में आने के बाद इन लोगों को एक ऐसी चीज दिखती है जिसको देखकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सो रहा होता है एल्व्स का असली लीडर लाइट। एंड असल में हम अभी तक जिस लाइट को देख रहे थे ना, वो लाइट था ही नहीं। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी मिमोसा देखती है कि यूनो भी एक एल्फ बन गया होता है भाई, यूनो। एंड अब हम लोग कई 100 साल पहले के टाइम को देखते हैं, जब इस दुनिया में इंसान और एल्व्स साथ में रहा करते थे। एंड ये एल्व्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और इन लोगों के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर थी कि पूछो मत, क्योंकि असल में भगवानों ने इन्हें वरदान दिया था और इसीलिए इंसान इन एल्व्स से जलते थे, जबकि एल्व्स बहुत अच्छे थे और इंसानों की मदद भी करते थे। सारे एल्व्स आपस में एक साथ हंसी खुशी मिलकर रहते थे। और फिर हम पैट्री, लाइट और राया को देखते हैं। लाइट, तुम्हें पता चला क्या, इंसान अपने मजे के लिए जानवरों को मारते हैं और आपस में ही लड़ाई करते हैं एक दूसरे की जमीन को छीनने के लिए। वो कितने बुरे हैं ना? नहीं पैट्री। एंड लाइट बहुत अच्छे दिल का होता है। एंड ये पहला था जिसको 4 लीफ ग्रिमवॉर मिली थी। एंड ये इंसानों और एल्व्स को एक साथ लाना चाहता था ताकि दोनों लोग साथ में मिलकर रह सकें। मुझे यकीन है कि इंसान जल्द ही अपनी गलती समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ये जमीन भगवानों ने हम सबको दी है, हम सबका इस पर बराबर का हिस्सा है, चाहे वो एल्व्स हो या जानवर या इंसान। एंड तभी अचानक से ये लोग देखते हैं इनके बगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें एक इंसानी लड़की फंसी होती है। लाइट तुरंत ही उसे बचाने के लिए इस टॉर्नेडो में कूद जाता है। एंड तभी अचानक से हम एक और लड़के को देखते हैं। एंड इसके पास भी लाइट की तरह 4 लीफ ग्रिमवॉर और लाइट मैजिक होता है। एंड ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जो आगे जाके इस मॉन्स्टर को हरा के क्लोवर किंगडम का पहला विजर्ड किंग बनेगा। ये लड़का अपने लाइट मैजिक से एक बार में इस टॉर्नेडो को खत्म कर देता है। एंड लाइट इस लड़की को बचा लेता है। थैंक यू। एंड इस लड़की का नाम टेटिया होता है, जो हमारे फर्स्ट विजर्ड किंग की बहन थी। क्या टेटिया, तुम्हारे पास विंड मैजिक है तब भी तुम एक टॉर्नेडो में फंस गई? एंड तभी लाइट देख लेता है कि इसके पास भी लाइट की तरफ 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है। एंड लाइट और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये तीनों के तीनों यही चाहते थे कि इंसान और एल्फ साथ में एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन पैट्री को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहता था कि लाइट और ये दोनों साथ में ना घूमे, क्योंकि इसको इंसानों से डर लगता था, इसे इंसानों पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन इन सारे बाकी के एल्व्स को द फर्स्ट विजर्ड किंग बहुत अच्छे लगते थे और ये सारे के सारे भी यही चाहते थे कि इंसान और एल्फ साथ में एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। एंड फिर थोड़ा और टाइम बीतता है और लाइट और टेटिया को आपस में प्यार हो जाता है। टेटिया के पेट में लाइट का बच्चा आ जाता है। एंड ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन पैट्री को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। राया, फाना, वेटो और ये सारे लोग इन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में इंसानों और एल्व्स को जोड़ने का काम करेगा। एंड अगले दिन इन दोनों की शादी होती है। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुश लाइट होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ ये एक पापा बनने वाला था, बल्कि इसकी शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करता था। एंड लाइट को इतना खुश देख के पैट्री भी बहुत खुश हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि शायद सच में इंसान इतने बुरे नहीं है। लेकिन तभी अगले ही पल अचानक से इन लोगों के ऊपर एक स्पेल खुल जाती है जिसमें से लाइट एरोस की बारिश होने लगती है। ये सारे के सारे एल्व्स मर रहे होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक दूसरी स्पेल की वजह से ये लोग ना तो वहाँ से भाग पा रहे थे, ना ही अपने मैजिक को यूज कर पा रहे थे। एंड ये सारे के सारे लोग यहीं पर बस फंस गए थे। इंसानों ने हमें धोखा दिया है। पैट्री सोचता है ये लाइट मैजिक, ये तो सिर्फ लाइट और उसके पास था। आखिर क्यों? आखिर हमें धोखा क्यों दिया उसने? आखिर क्यों? इन लाइट एरोस से सारे के सारे एल्व्स और टेटिया मारे जाते हैं। एंड पैट्री भी बहुत इंजर्ड हो जाता है। एंड उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। एंड तभी पैट्री को लाइट के जोर जोर से रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि लाइट की गोद में टेटिया खत्म हो गई थी। वो लड़की जिससे लाइट हद से ज्यादा प्यार करता था, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। एंड तभी लाइट एक बहुत ही फॉरबिडन रीइंकार्नेशन स्पेल का यूज कर देता है। पैट्री भी वहाँ पर खत्म हो जाता है।
लेकिन अब जब अचानक से पैट्री की आंखें खुलती हैं तो वो 15 साल के कैप्टन विलियम्स की बॉडी में था। पैट्री समझ जाता है कि उसका और बाकी के एल्व्स का लाइट के उस फॉरबिडन स्पेल की वजह से पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन पैट्री के अलावा कोई और एल्फ किसी ह्यूमन बॉडी में अभी होश में नहीं आया था। पैट्री भागते हुए ग्रिमवॉर टावर जाता है क्योंकि अब वो भी 15 साल का हो चुका था एंड वहाँ पर पैट्री को उसकी भी एक और 4 लीफ ग्रिमवॉर मिल जाती है। पैट्री समझ जाता है कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस से सारे एल्व्स को जिंदा करना एंड फिर पैट्री भी एक फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है और दोबारा से राया, फाना और वेटो को जिंदा कर देता है। लेकिन बाकी के सारे एल्व्स को जिंदा करने के लिए इसे हद से ज्यादा मैजिकल पावर और ढेर सारे ह्यूमन सोल सैक्रिफाइस की जरूरत थी एंड हद से ज्यादा मैजिकल पावर तो ये इस टैबलेट में सारे के सारे मैजिक स्टोन्स को लगा के पा जाता है और ह्यूमन सोल्स के लिए तो इसके पास इसके इतने सारे चेले थे ही जिनको इसने बेवकूफ बना के अपना काम भी इनसे करवा लिया और अब इनकी सोल्स को भी इनसे ले लेगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम बेवकूफ इंसानों का ही यूज करके मैं तुम सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा और अपना बदला लूंगा। लीडर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड इन सब की भी सोल्स इस टैबलेट में घुस जाती है एंड ये सारे के सारे एल्व्स अब अपनी अपनी ह्यूमन बॉडीज में पैट्री की तरह दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। एंड अब भाई तुम समझ रहे हो कितनी ज्यादा तबाही होने वाली है क्योंकि ये सारे के सारे एल्व्स हद से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनका एक ही मिशन था, सारे के सारे इंसानों को मारकर अपना बदला लेना। बहुत सारे मैजिक नाइट्स जैसे क्लॉस, हैमॉन, गॉच, लग, पूली, यहाँ तक कि हमारा यूनो भी एक एल्फ बन गया होता है। मतलब अब ये सारे लोग लाइट की टीम में। टाइम आ चुका है, मेरा परिवार जिंदा हो चुका है, मार डालो इन सारे इंसानों को। और इधर हम देखते हैं गॉच गॉर्डन और ग्रे के ऊपर ही अपने मिरर स्थान देता है, तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं असली लाइट की भी आंखें खुल जाती हैं। एंड सोचो जब पैट्री इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो असली लाइट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फाइनली तो हमारा पुनर्जन्म हो चुका है। क्लॉस, यू नो हैमन, ये क्या हो रहा है तुम लोगों को? तुम जिनको जानती थी वो मर चुके हैं, अब तुम सारे इंसानों को भी मरना होगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं यामी सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पूरे क्लोवर किंगडम में तबाही मच गई होती है और हर तरफ से बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर आ रही होती है। एंड तभी अचानक से यामी सर के सामने मार्क्स और डॉक्टर ओमेन आ गए होते हैं एंड ये दोनों भी एल्फ्स बन गए होते हैं। ओए, तुम दोनों ने मेकअप क्यों कर लिया? ये मेकअप करने का टाइम नहीं है। मार्क्स, ओमेन, हमसे बात मत करो इंसान, तुम जिन्हें जानते थे हम वो नहीं है, हम एल्फ्स हैं जिन्हें तुम इंसानों ने धोखे से मारा था और अब हम सब तुमसे बदला लेंगे। एंड तभी मार्क्स यामी सर के ऊपर अटैक करने लगता है। ये क्या, अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और इन दोनों की मैजिकल पावर, ये हो क्या रहा है? लेकिन यामी सर खुद को बचाने से ज्यादा विज़र्ड किंग की बॉडी को बचा रहे होते हैं। ओह, तो वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ? फिर तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एंड तभी मार्क्स विज़र्ड किंग की बॉडी पर अटैक कर देता है, लेकिन यामी सर विज़र्ड किंग की बॉडी को एक खरोच तक नहीं आने देते। अब तुम दोनों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। एंड तभी यामी सर इन दोनों की तरफ कूद जाते हैं, डॉट स्लैशेस। एंड यामी सर अपने मैजिक से डॉक्टर ओमेन की जेलीफिश को पूरी तरह से काट देते हैं। ये क्या, ये इंसान इतना तेज कैसे? एंड फिर यामी सर एक बार में अपने अटैक से इन दोनों एल्व्स को सुला देते हैं। बाप रे, अगर ये दोनों इतने स्ट्रांग हो गए थे तो बाकी के लोग तो अलग ही लेवल पर पहुंच गए होंगे। एंड तभी अचानक से कैप्टन यामी के ऊपर कैप्टन शार्लेट अटैक कर देती है एंड ये भी एक एल्फ बन गई होती है भाई। एंड फिर इधर हम देखते हैं लॉन्गरिस भी अपनी जेल तोड़कर निकल गया होता है एंड ये भी एक एल्फ बन गया होता है। ओए, जल्दी निकलो यहाँ से तुम लोग, अगर तुम लोग मरे ना तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है, मैं बिल्डिंगों को नहीं बचा सकता लेकिन मैं हमारे क्लोवर किंगडम के लोगों को बचा सकता हूँ। तुम तो काफी फास्ट हो इंसान, फास्ट ही नहीं स्ट्रॉन्ग भी हूँ मैं, वो तो अभी पता चल जाएगा। बाप रे, इसके पास असली शार्लेट और मेरे से भी ज्यादा मैजिकल पावर है, मैं इसे ओमेन और मार्क्स की तरह सुला नहीं सकता, मुझे कुछ और करना होगा। इतना ही दम है क्या तुम्हें? एंड तभी हम देखते हैं सॉल वहाँ पर आ जाती है। दीदी, आपने हम पर क्यों अटैक किया? मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, वो मर चुकी है। क्या? एंड सॉल एकदम डर जाती है। नहीं, वो मरी नहीं है, वो अभी भी अपने शरीर के अंदर सो रही है और मैं ये अपनी की से महसूस कर सकता हूँ। तुम इन्हें लेके यहाँ से किसी सेफ जगह जाओ, मैं इसे देखता हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे हीरो हैं। प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए कैप्टन यामी। चिंता मत करो, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है तुम मुझे संभाल सकते हो? एंड फिर से इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड ऐसे तो शार्लेट यामी सर को कभी नहीं हरा सकती थी, लेकिन क्योंकि अभी एक एल्फ बन गई होती है तो इसलिए यामी सर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है और अगर यामी सर ने एक भी गलती की तो वो खत्म। शार्लेट, होश में आओ, तुम ऐसे किसी को अपने आप को कैसे कंट्रोल करने दे सकती हो? ये इंसान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? मानना पड़ेगा तुम स्ट्रॉन्ग हो इंसान, लेकिन तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को नहीं रोक सकते। बाप रे, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर, इसका अटैक तो आधे शहर को उड़ा देगा अगर मैंने इसे डॉज कर दिया तो। और मैं इसके अटैक को अपने ब्लैक होल से एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। शायद अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड तो भी यामी सर अपनी तलवार को हवा में तान देते हैं। डार्क मैजिक।
म्यूजिक, मरो अब इंसान, क्रिम्सन स्पेयर, डायमेंशन स्लैश। एंड इन दोनों की तो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक आपस में टकरा जाते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड फिर इधर हम लक को देखते हैं एंड ये भी एक एल्फ बन गया होता है। मुबारक हो वॉल्ट, हम वापिस आ गए। हाँ, अब मैं इन इंसानों को छोड़ूंगा नहीं। लक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दोस्त लक अब मर चुका है, मैं वॉल्ट हूँ। एंड तो भी लक नोएल के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो तो कोई इसका निशाना चूक जाता है, वरना नोएल अभी मारी जाती। अरे लगता है इतने टाइम में मेरा निशाना थोड़ा कमजोर हो गया है। चेरी वॉल, नोएल, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने देखा ना वो दोनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मानो वो कोई दूसरे इंसान हो। लेकिन लक मेरा दोस्त है, वो मेरे ऊपर कैसे अटैक कर सकता है? तुम लोगों को लगता है ये चेरी वॉल मुझे रोक पाएगी? एंड तो भी लक दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, वहाँ पर अटैक करने वाला है नोएल। एंड नोएल तुरंत ही अपना वाटर बैरियर बना देती है, लेकिन भाई ये वोल्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि किड्स के चेरी वॉल और नोएल के वाटर बैरियर को एक बार में तोड़ देता है। इसने इतनी आसानी से मेरा वाटर बैरियर कैसे तोड़ दिया? ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसे तो हम दोनों मिलके भी नहीं हरा सकते। तैयार हो ना तुम दोनों मरने के लिए? एंड फिर इधर हम पर्पल ऑर्का के फॉर्मर कैप्टन ऑस्कर को देखते हैं, जिसने आई ऑफ द डार्क सन की मदद करी थी। अरे वाह, लगता है आई ऑफ द डार्क सन वालों ने फिर से कैपिटल के ऊपर बहुत ही भयानक अटैक किया है। अच्छा है, इसी बहाने मैं जेल से तो छूट गया। एंड तो भी इसके बगल में आ जाता है स्नेक, और शायद तुम्हें ये याद होगा जिसकी हमारे आस्था भाई ने एपिसोड 1 में बैंड बजाई थी। ओ ऑस्कर, ये स्कार तुम्हें याद है ना जो तुमने मुझे दिया था? तो तुम भी तो मुझे ठगने की कोशिश कर रहे थे स्नेक, एक मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन को। क्या फायदा तुम्हारे कैप्टन होने का और इतना स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर होने का जब तुम जेल में बंद थे? और क्या फायदा तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग चेन मैजिक का जिसमें अगर तुम किसी को पकड़ लो तो वो मैजिक भी नहीं यूज कर सकता? तुम भी तो पकड़े गए। एंड ये दोनों के दोनों गुस्से से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और साथ में बोलते हैं, अगर वो एंटी मैजिक वाला लड़का ना आया होता तो मैं जेल में ना होता। एंड ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों को आस्था भाई ने ही जेल में डाला था। एंड तभी अचानक से इन दोनों के पास एक एल्फ आ जाता है जो इन दोनों पर अटैक करने वाला होता है। तुम सारे इंसानों को मरना होगा। बाप रे, इसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? रुक जाओ, मैंने तुम आई ऑफ द डार्क सन वालों की मदद की थी, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मिशन मिला है सारे के सारे इंसानों को मारने का। ओए ऑस्कर, ये तो हम दोनों को हल्के में ले रहा है यार। हाँ चलो इसे दिखा देते हैं स्नेक। एंड तो भी ऑस्कर अपना इनविजिबल मैजिक यूज करता है और स्नेक के साथ गायब हो जाता है। ये क्या, ये दोनों गायब हो गए, यहाँ तक कि इनका मैजिक भी गायब हो गया। एंड तभी पीछे से स्नेक इसको अपने चेन मैजिक से पकड़ लेता है, जिससे अब ये मैजिक यूज नहीं कर सकता। स्नेक, तुम समझ रहे हो ना, भगवान ने हमें एक मौका दिया है यार। सही कहा, चलो इन आई ऑफ द डार्क सन वालों को पकड़ते हैं और बदले में विज़र्ड किंग हमें जरूर हमारी गलतियों के लिए माफ कर देंगे। एंड भाई ये दोनों भी एक साथ मिलके आई ऑफ द डार्क सन के खिलाफ लड़ने लगते हैं। एंड फिर इधर हम राया को देखते हैं एंड ये भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया होता है और हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। बाप रे, ये पहले ही एक राक्षस था और अब तो इसे हराना नामुमकिन है। अबे ओए, तुम अचानक से लाइट बल्ब कैसे बन गए? क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा झूठा हूँ, इसलिए मैं जान जाता हूँ कब कोई झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैं जानता हूँ कि इस लड़के ने जो भी कहा था वो सच था, लेकिन मैंने पहले भी एक इंसान पर भरोसा किया था जिसकी वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। अब नहीं, अब मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। एंड तभी राया लाइट और डार्क मैजिक साथ में यूज करने लगता है भाई। एंड अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में जितने मैजिक मन करे उतने मैजिक साथ में यूज कर सकता है। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया ये। रुक जाओ राया, हम बात करके भी सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, अब वो कभी नहीं हो सकता। अच्छी बात है, मैं वैसे भी तुम्हें मारने के लिए मर रही थी। कार्डियस ब्रैक्यूम। एंड तभी राया ऑबिटो के टेलीपोर्टेशन मैजिक और लाइट स्पीड मैजिक को एक साथ में यूज करता है और हद से ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड चारों तरफ से लोगों के ऊपर अपने लाइट मैजिक से अटैक करने लगता है। एंड तभी ऊपर की दीवार टूट जाती है एंड भाई कैप्टन रिल नीचे आ जाता है एंड ये भी एक एल्फ बन गया होता है। और तुम लोग तो जानती होगे यूनो वाली फाइट से कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक कैप्टन भी है। एंड ये आते ही तुरंत ही राया को गले लगा लेता है। ओए रिल, ये तुम क्या कर रहे हो? वो हमारा दुश्मन है, उसको गले क्यों लगा रहे हो? कौन है ये इंसान जो इतना तेज बोलता है? ये क्या बोल रहे हो तुम रिल? मेरा नाम रिल नहीं, मेरा नाम लायरा है इंसान। अरे नहीं, हम तीनों अकेले इस राया को हरा नहीं पा रहे थे और अब ये दोनों साथ में आ गए। ये आखिर हो क्या रहा है? ये दोनों एल्व्स की तरह क्यों लग रहे हैं? हम लोग तुम इंसानों को छोड़ेंगे नहीं। पिक्चर मैजिक, 4 हेड स्नेक। एंड लायरा इन तीनों के ऊपर अपने 4 हेड स्नेक से अटैक कर देता है, जिससे ये लोग किसी तरह रोकते हैं। एंड तभी जोरा
अपने ऐश ट्रैप मैजिक का यूज करता है और इन दोनों को अपनी ऐश से घेर लेता है। तुम लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन हम एल्व्स के पास इंसानों से कई गुना ज्यादा मैजिक सेंस करने की एबिलिटी होती है, इसीलिए हम बिना आंखों के भी लड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन जो मॉन्स्टर तुम लोगों की तरफ आ रहा है उसके पास मैजिक है ही नहीं, तो कहाँ से तुम लोग उसको सेंस करोगे। और तभी आस्था अपने हाफ डीमन फॉर्म में एक बार में रिल के फोरहेड स्नेक को खत्म कर देता है एंड लायरा के ऊपर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। मैंने इसके ऊपर अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से अटैक कर दिया, अब शायद रिल वापस से होश में आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की इंसान। लेकिन भाई आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड इन एल्व्स के ऊपर काम नहीं कर रही थी। अरे नहीं, तो आस्था के एंटी मैजिक से ये लोग नहीं हारने वाले। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे नहीं आस्था, हमें यहाँ से भागना होगा। पागल हो क्या, हम ऐसे लड़ाई से नहीं भाग सकते। मेरी बात को समझो मच्छर, अगर हम यहाँ रुके तो हमारा मरना पक्का है। हम तीनों मिलके भी उन सब में से किसी एक को नहीं हरा सकते। एंड तभी कैप्टन वर्मिलियन इन दोनों को उस हॉल से बाहर फेंक देती है एंड अपने मैजिक से अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर देती है। कैप्टन वर्मिलियन, ओह तो तुम अपने आप को उन दोनों के लिए सैक्रिफाइस करने वाली हो, हाँ? लेकिन अफसोस, तुम्हारे बाद हम लोग उनको भी मार डालेंगे। किसने कहा कि मैं खुद को सैक्रिफाइस करने वाली हूँ? हाँ, वो दोनों गधे मेरे रास्ते में आते, और अब क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नहीं है तो मैं अपनी फुल पावर यूज कर सकती हूँ। आ जाओ तुम सब के सब एक साथ। एंड भाई कैप्टन वर्मिलियन अकेले इन सारे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 20 खत्म हो जाता है। एंड मैं बता दे रहा हूँ भाई, पार्ट 21 इतना ज्यादा बवाल होने वाला है ना कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना भाई अपने एनिमिटी भाई के लिए, ठीक है? तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम लोग, इस बार थोड़ा मैं कम टारगेट देता हूँ, क्योंकि यार क्या फायदा, तुम लोग एक ही दिन में टारगेट पूरा कर देते हो। तो इस वीडियो का टारगेट होगा 5000 कमेंट्स। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ, मैंने अपने कमेंट्स में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पे मैं कभी कभी अपडेट्स देता रहता हूँ अपने, तो तुम चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।